Everyone, this is Ravi Jha. I am a criminal defense counsel in इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आपके एग्जाम यानी कि यूपी पीसीएसजे एग्जाम डेट को ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा चुका है और उसी को ध्यान में रखते हुए आपके साथ आज की क्लास में मैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण केस लॉज की चर्चा करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि हो ना हो ये केस लॉज आपके आगामी एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में आपको जरूर नजर आएंगे। तो यहाँ पे जब हम सबसे पहले केस लॉ की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलरली केस लॉ है आपका राम जविया कपूर स्टे वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। आमतौर पे जब हम इस केस लॉज की बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये पता चलता है माननीय न्यायालय के द्वारा कि यूजुअली अभी वर्तमान में हमारे देश के अंदर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यानी कि जो संसदीय प्रणाली है जिसके द्वारा सरकार अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप से करती है, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट हमने इंग्लैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। ये बात अलग है कि जब हम इंग्लैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से उस कॉन्सेप्ट को बोरो करते हैं तो हमें इंडियन सिनेरियो में ये देखने को मिलता है कि यूजुअली वैसे तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो किसी भी कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन अगर हम वास्तविकता में जाएं तो हमें ये पता चलता है कि वो सिर्फ एक प्रकार के रबड़ स्टैंप की तरह होता है, क्योंकि किसी भी कार्यपालिका की जो सारी की सारी शक्तियां होती हैं वो आमतौर पर उस कार्यपालिका के मंत्रिपरिषद के अंतर्गत निहित होती है और उस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो कोई नहीं अपितु आपके देश का प्रधानमंत्री होता है। तो ये जो केस है आपका राम जविया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब यानी कि बनाम पंजाब राज्य का, इसमें सिर्फ दो ही चीज के ऊपर एम्फेसाइज किया गया। पहली बात कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को अप्लाई किया गया है वो कॉन्सेप्ट हमने इंग्लैंड से बोरो किया है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है वो वास्तव में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख आपको संविधान के अंतर्गत तो देखने को मिलता है, लेकिन जो उसकी एक्चुअल पावर्स होती हैं वो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही निहित होती है। ठीक है, उसके बाद आपका जो दूसरा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है वो आता है आपका एस आर बोम्मई वर्सेस भारत संघ यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे आमतौर पे न्यायपालिका के द्वारा भारतीय संविधान का जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो आमतौर पे आपसे सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता की बात करता है और ये कहता है कि जब हम भारतीय संविधान को बहुत ही बारीकी से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे संविधान के अंतर्गत जो धर्मनिरपेक्षता है वो आपके संविधान की एक मूल संरचना है या वो हमारे संविधान में निहित है। और इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जब कभी भी हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान का अपना एक हिंदू धर्म है या हिंदुस्तान के अंदर किसी एक धर्म को प्रमुखता दी जाती है, बल्कि इसका तात्पर्य ये है कि बीइंग एज अ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम विभिन्न धर्मों के प्रति न सिर्फ अपनी समझ को विकसित करें बल्कि अब वक्त आ गया है कि उनके प्रति हमें अपने सम्मान के भाव को भी विकसित करने की जरूरत है। उसके बाद आपका जो एक अगला रिसेंट केस है वो है आपका स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ। आमतौर पे यहाँ पे जब हम भारतीय संविधान की प्रकृति को देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि क्या ये संघीय है, क्या ये आपका फेडरल है, और कई बार कुछ परिस्थितियों में हमें लगता है कि ये आपका यूनियन है, कई बार हमें देखने को लगता है कि नहीं ये आपका बेसिकली एक फेडरल कॉन्सेप्ट है। तो कुल मिला के इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब इस केस को ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा डील किया गया तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि वैसे तो आपका जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट है यानी कि राज्यों का एक संघ या समूह है, लेकिन आमतौर पे जब हम संघवाद को बहुत आगे तक लेकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक देश की प्रगति और उसके विकास के लिए जो भी आवश्यक जरूरतें हैं वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। तो इस आधार पे अब वक्त आ गया है कि हमें ये कहने का कि भारतीय संविधान का जो नेचर है ना तो वो संघीय है ना ही वो फेडरल है, यानी कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें यूनियन लेवल पे भी लोगों को प्रमोट करने की जरूरत होती है और जब हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो वहां पर भी हमें कम से कम उनको पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और इंटेलेक्चुअल पावर्स देने की जरूरत होती है। तो कुल मिला के
इस केस के अंदर आमतौर पे इसके फेडरल कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज यानी कि ज्यादा जोर दिया गया, जहां पर अमूमन इस बात को ध्यान में रखा गया कि हमें राज्य स्तर पे भी लोगों के आर्थिक, लोगों के राजनीतिक, लोगों के बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर को ऊपर उठाना है। उसके बाद आपका जो अगला केस निकल कर आता है वो है आपका पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ यानी कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आमतौर पे इस केस की अगर हम बात करते हैं तो अमूमन हमें ये पता चलता है कि जो आपका भारत है, ना ही ये आपका एक प्रकार से फेडरल है और ना ही एक प्रकार से ये आपका यूनिटरी है। यानी कि जब हम एक तरफ इसको यूनिटरी कहते हैं, इसका मतलब है कि सारी की सारी शक्तियां आपके केंद्र के अंदर निहित है, और जब हम इसको फेडरल कहते हैं इसका मतलब है कि जो शक्तियां हैं उनका वितरण हुआ है, यानी कि स्टेट को भी हमने सुप्रीम पावर दे रखी है। लेकिन आमतौर पे जब हम देखते हैं तो दोनों ही अपनी जगह पर स्वतंत्र है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ काम को करते हैं। लेकिन इसी संविधान के अंतर्गत आपका एक अनुच्छेद है 368 जो आमतौर पर बात करता है भारतीय संविधान के अंतर्गत इमरजेंसी प्रावधानों को। तो जब हम इमरजेंसी के प्रावधानों को देखते हैं तो वो इकलौता ऐसा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जहां पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो यूनियन की पावर है वो स्टेट की पावर से कुछ मामलों में काफी हद तक ज्यादा है। तो बेसिकली इस केस के अंदर जहां एक तरफ शक्तियों के वितरण की बात की गई है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि जब हम राजनीतिक संप्रभुता की बात करते हैं तो अमूमन ये फैक्ट हमें कई मर्तबा नजर आता है कि जो संघ की शक्ति है वो राज्य की शक्ति की तुलना में काफी हद तक कुछ मामलों में काफी एक्टिव है या काफी ज्यादा है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण केस लॉज हैं जिसके बारे में आपको जानने और समझने की जरूरत है। आमतौर पे एक केस फिर से आपका यही रिपीट होकर आता है एसआर बुम्बई बनाम भारत संघ का, जिसमें आमतौर पे अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारत का जो आपका प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अगर हम प्रस्तावना को देखते हैं तो उसके अंदर हमें सेकुलरिज्म नजर आता है, और इसका मात्र एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट या विचारधारा है कि हम भारत के निवासी, हम जितना सम्मान अपने धर्म का करते हैं उतना ही सम्मान हम दूसरे के धर्म का भी करेंगे। सिर्फ सम्मान ही नहीं बल्कि हम उनके धर्मों को समझने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि जब एक तरफ आज से लगभग 1950 या उससे पहले के दौर में जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो जब उस वक्त हमने दुनिया भर के संविधानों का विशेष रूप से अध्ययन किया, विश्लेषण किया और उनके महत्वपूर्ण प्रावधानों को अगर अपने अंदर समाहित किया, तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट हमारे पास भी निकल कर आता है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही धर्म के अंदर आपको सारी चीजें देखने को मिले, वो चीजें आपको अलग अलग धर्मों के अंदर भी अलग अलग रूपों में देखने को मिल सकती हैं। तो ये आपकी समझ है कि आप उस चीज को कैसे स्वीकार करते हैं। तो एसआर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी इसी बात के ऊपर खास तौर से एम्फसाइज किया गया है कि हम सभी धर्मों का समान रूप से न सिर्फ सम्मान करेंगे बल्कि उनको समझने का प्रयत्न भी करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोस्ट रिसेंट केसेस, और रिसेंट केसेस तो खैर इसको कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ ये लीडिंग केस लॉज हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। अब देखना ये है कि क्या ये आपसे इंडियन पॉलिटी में पूछे जाते हैं या आपसे ये यूपी पीसीएस के लॉ पेपर में संविधान के दायरे में आते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर आईक्यू।